रेखा नाम की एक लड़की एक गांव में अपने छोटे से घर में रहती थी। रेखा का इस दुनिया में कोई और नहीं था। उसके माता पिता ने मरने से पहले अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा खेत खरीदा था। रेखा अपने खेत में काम करती थी और फिर जो समय बच जाया करता था उसमें वो एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम का काम भी कर लेती थी। इसी तरह रेखा अपना गुजारा करती थी। तभी एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पानी में रेखा का घर भी बह जाता है और उसके खेत में भी पानी भर जाता है। ये सब क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। रेखा के सारे खेत में पानी भरा होता है पर उसमें आम का एक पेड़ होता है जिसे कुछ नहीं होता है। रेखा की नजर उस आम के पेड़ पर पड़ जाती है। अरे, इस पेड़ को तो कुछ भी नहीं हुआ और इस पर तो बहुत सारे आम लटके हुए हैं। मैं इन आमों को ले जाकर शहर में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने रहने के लिए घर बनाऊंगी। रेखा आम के पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेती है और शहर जाकर आम बेचने लगती है। धीरे धीरे उसके सारे आम बिक जाते हैं और आमदनी अच्छी होने लगती है। तभी एक दिन छोटी बच्ची रेखा के पास आकर कहती है, दीदी दीदी, क्या आप मुझे खाने के लिए एक आम दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। रेखा उस छोटी बच्ची को खाने के लिए आम दे देती है और वो खुशी खुशी उस आम को खा लेती है और फिर वहां से चली जाती है। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे और रेखा आम बेचकर इतना पैसा जमा कर लेती है जिससे वो एक घर खरीद सके। कुछ दिन बाद रेखा घर खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रही होती है। तभी उसके पैसों का बैग कहीं गिर जाता है और वो इधर उधर देखने लगती है पर पैसों का बैग उसे कहीं मिलता नहीं और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे, मेरे पैसे कहाँ गिर गए? अब मैं घर कैसे खरीदूंगी? तभी रेखा को रोता देख वो बच्ची उसके पास आती है जिसको उसने एक दिन आम खिलाए थे। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? रेखा उस बच्ची को पैसे गिरने वाली बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, रेखा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, गरीबों की हमेशा मदद करती हो। मैं परी लोग से पृथ्वी पर आम खाने के लिए आई थी। मैंने हर फल वाले से आम मांगे लेकिन किसी ने मुझे आम नहीं खिलाए, पर तुमने एक बार भी मुझे पैसों के लिए नहीं कहा और आम खिला दिए। मैं तुम्हारी इसी बात से बहुत खुश हूँ। आज तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ये कहकर परी एक सुंदर सोने से जादुई आम घर प्रकट करती है और रेखा को वो उस आम घर के गुणों के बारे में बताते हुए वापस परी लोग चली जाती है। उस आम घर को देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे ढेर सारे आम मिलते हैं जो दिखने में साधारण होते हैं पर उनमें जादुई गुण होते हैं। वो जादुई सोने का आम रेखा के जिंदगी बदल देता है और रेखा अब गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। वो लोगों को जादुई आम देती थी जिससे उन लोगों के सारे सपने पूरे होने लगते हैं। रेखा के पड़ोस में रहने वाली कमोनिका हमेशा उससे जलती थी। जब उसको सोने के जादुई आम घर वाली बात पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है। अरे, इसके पास ये आम का घर कहाँ से आया? मैंने सुना है घर के अंदर जादुई आम रखे हैं जो सभी अलग अलग गुणों वाले हैं। क्यों ना आज रात को मैं इन आमों की चोरी करके अपने घर ले आऊं। आधी रात को कमोनिका चुपके से उस जादुई घर में घुस जाती है और सारे जादुई आमों को चुरा लेती है और इन्हें ले जाकर अपने घर में छिपा कर रख देती है। कमोनिका उस दिन बहुत खुश होती है और सो जाती है। सुबह उठने पर जादुई आम अपना करिश्मा दिखाने लगते हैं और कमोनिका का घर जादुई आम घर में बदल जाता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे कमोनिका, लगता है तेरी तो लॉटरी लग गई। अब तो मैं सारी जिंदगी इस जादुई आम के घर में ऐशो आराम से रहूंगी। एक तरफ कमोनिका खुश हो रही है तो वहीं रेखा अपने जादुई आमों की चोरी से परेशान होती है और अपने आमों को ढूंढते ढूंढते कमोनिका के घर पहुंच जाती है। कमोनिका, मेरे जादुई आम मुझे वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
परी ने ये जादुई आम घर बनाते समय मुझे कुछ बातें बताई थी। जिसके पास ये घर होगा उसे उन बातों का पालन करना होगा, नहीं तो सारे जादुई आमों का जादू खत्म हो जाएगा। अरे चुप कर, लेक्चर तो मैं अपने घर वालों का नहीं सुनती हूँ, फिर तू कौन है? चल निकल मेरे घर से, नहीं तो धक्के मारकर भगा दूंगी। कमोनिका की बात सुनकर रेखा उदास होकर वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्ची उस घर में आकर कमोनिका से मदद मांगती है। दीदी दीदी, 2 दिन बाद मेरे एग्जाम शुरू होने हैं और मेरी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। टीचर ने कहा है कि अगर मैंने फीस नहीं दी तो वो मुझे एग्जाम देने नहीं देंगे। क्या तुम मुझे एक जादुई आम दे सकती हो जिससे मैं अपने स्कूल की फीस भर सकूं? अरे चल, तुझे यहाँ का पता किसने दिया? मेरे पास कोई आम वाम नहीं है, और होते भी तो नहीं देती। यहाँ क्या भंडारा चल रहा है? चल निकल। ये कह के कमोनिका उस बच्ची को धक्का मारकर गिरा देती है। तभी उस घर में रोशनी होती है और वो बच्ची परी रूप में बदल जाती है और कमोनिका से कहती है, नालायक लड़की, ये घर तुझ जैसी घमंडी लड़की के लिए नहीं है। ये घर सिर्फ रेखा जैसी सबकी मदद करने वाली लड़की के ही पास रह सकता है। तू तो मदद करने के बजाय धक्का देकर निकाल रही है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। परी के ये कहते ही सोने का जादुई आम घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो आसमान में पहुंच जाता है और वहां से कमोनिका को नीचे गिरा देता है। रेखा अपने जादुई आम घर को हवा में उड़ता देख बहुत खुश होती है और फिर वो जादुई आम घर वापस अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाता है। रेखा उस परी का शुक्रिया करती है और परी खुशी खुशी वापस परी लोक चली जाती है और रेखा अपने जादुई आमों के जादू से लोगों की खूब मदद करने लगती है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया के पास एक बहुत ही सुंदर ट्रैक्टर था जिसकी मदद से वो अपने खेत में खेती किया करता था। फसल बेचकर मिलने वाले पैसों से ही हरिया का घर चलता था। हरिया की पत्नी मालती और बेटी रानी हमेशा खुश रहते थे। वो कभी हरिया से किसी चीज की जिद नहीं करते थे। हरिया भी अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था। एक दिन, मालती, तुम दोनों कभी मुझसे कुछ नहीं मांगते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं शाम को खेत से वापस आते समय तुम्हारे लिए वो चीज ले आऊंगा। इतने साल हो गए हमारी शादी को, ना तो तुमने और ना ही हमारी बेटी ने कभी मुझसे कुछ मांगा है। बताओ ना, क्या चाहिए तुम दोनों को? नहीं जी, हम दोनों बहुत खुश हैं आपके साथ। आप घर से काम पर और काम से घर आने के अलावा कभी कहीं नहीं जाते और अपना खाली समय हम लोगों के साथ बिताते हो। हमें और क्या चाहिए? इसी में तो हमारी खुशी है। वैसे भी जो इंसान अपने परिवार के लिए समय निकालता है वो सब चीज की कमी अपने प्यार से ही पूरी कर देता है। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं और माँ बहुत खुश हैं। हमें आप इतना प्यार करते हैं, हमें भला किसी चीज की क्या कमी होगी? लेकिन मालती, तुम दोनों का भी तो और लोगों की तरह अच्छा खाने का मन करता होगा ना, अच्छे कपड़े पहनने का मन करता होगा। मैं कभी तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पड़ोस के गांव में मेला लगा है, क्यों ना शाम को जल्दी आकर तुम दोनों को मेला दिखा लाऊं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपका मन है मेला देखने का तो हम लोग शाम को आपको तैयार मिलेंगे। ये सब कहकर हरिया अपने खेत पर चला जाता है। हरिया अपने ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, तभी एक भारी पत्थर उसके ट्रैक्टर से टकरा जाता है और ट्रैक्टर पलट जाता है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से हरिया की मौत हो जाती है। दोनों माँ बेटी की हंसती खेलती जिंदगी वीरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? उठो जी, आप तो आज हमें मेला ले जाने वाले थे ना। देखो ना, हम दोनों तैयार हैं, आप सो क्यों गए? उठो ना, हमें मेला देखने ले चलो। बाबा, आप बात क्यों नहीं कर रहे? देखो ना, माँ कब से बोली जा रही है, आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं बाबा? माँ से बात करो ना, हम दोनों से बात करो ना बाबा। हरिया की मौत के बाद रानी और मालती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे दोनों बहुत दिनों तक बिना खाए पिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तभी एक दिन मनसुख महाजन उनके घर के बाहर से आवाज लगाता है, अरे ओ हरिया की पत्नी, जरा बाहर तो आ। कहाँ छिपकर बैठी है? तुझे पता भी है तेरे पति ने क्या किया है? अरे कहाँ छिपी है, बाहर तो आ जरा। क्या हुआ महाजन जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ओहो, देखो तो कितनी भोली बन रही है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है।
लेकिन मुखिया जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तेरे पति ने कर्जा लिया है मुझसे, समझी? उसने मुझसे 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था ट्रैक्टर खरीदने के लिए। अब तेरा पति तो जिंदा रहा नहीं, तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? इसलिए मैं तेरा ट्रैक्टर लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी वो ट्रैक्टर है तो मेरे ही पैसे के ना। मनसुख महाजन हरिया का ट्रैक्टर लेकर चला जाता है और मालती और रानी बहुत परेशान होते हैं। अरे जैसे तैसे तो उन्होंने ये ट्रैक्टर खरीदा था, उसे भी महाजन ले गया, अब हम क्या करेंगे बेटी? माँ की बात सुनकर रानी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अपने खेत में पहुँच जाती है। रानी के पिता ने उसे एक सुंदर खिलौने वाला ट्रैक्टर दिलवाया था। वो उस ट्रैक्टर से खेलती थी। रानी अपने खेत में बैठकर उस ट्रैक्टर को हाथ में लेकर रोने लगती है। काश तुम एक असली के ट्रैक्टर होते तो मैं तुम्हें अपने खेत में चला देती और इससे अच्छी फसल उग जाती। फिर मैं बाजार में फसल बेचकर सारे कर्जदारों के पैसे चुका सकती थी। कौन कहता है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती? अगर तुम असली के ट्रैक्टर होते तो मैं तुम्हें चलाकर अपना खेत जोता करती और फिर सब ठीक हो जाता। रानी को खेत में बैठे बैठे शाम हो जाती है और घर जाने की जल्दी में वो अपने ट्रैक्टर को वहीं खेत में छोड़कर चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी जब अपने खेत में वापस आती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका सारा खेत जुता हुआ होता है। अरे ये हमारा खेत किसने जोत दिया? अब तो हमारे पास ट्रैक्टर भी नहीं है। रात रात में ये सब किसने किया? महाजन काका तो हमारा ट्रैक्टर लेकर चले गए थे, तो फिर बिना ट्रैक्टर के खेत कैसे जुत गया? तभी रानी की नजर अपने उस छोटे से खिलौने ट्रैक्टर पर जाती है। वो उसे हाथ में लेकर कहती है, मुझे तो ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। कहीं ये सब कमाल मेरे इस ट्रैक्टर ने तो नहीं किया? हाँ, यहाँ तो और कोई दूसरा ट्रैक्टर नहीं है। मैं जाकर माँ को सारी बात बताती हूँ। ये कहकर रानी घर चली जाती है। तू कैसी बात कर रही है रानी? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? एक प्लास्टिक का खिलौना ट्रैक्टर कैसे खेत जोत सकता है? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। वो सब उस ट्रैक्टर ने ही किया है। आप खुद सोचो, हमारा कोई खेत क्यों जोतेगा? मालती रानी की बात नहीं मानती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद रानी सुबह सुबह अपने खेत में पहुंचती है तो वहां जाकर देखती है कि खेत में गेहूं की फसल लहरा रही होती है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और दौड़कर अपनी माँ को बुला लाती है। मालती अपने खेतों में गेहूं की फसल देखकर चौंक जाती है और उस खिलौना ट्रैक्टर को हाथ में लेकर कहती है, मैं नहीं जानती कि ये सब किसने किया है, लेकिन अगर ये सब आपका ही जादू है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। मगर मैं चाहती हूँ कि आप अगर सच में जादुई ट्रैक्टर हो तो हमारे गांव के सभी गरीब किसानों की मदद करो। रानी और मालती फसल बेचकर खूब पैसे कमाने लगती हैं और अब वो जादुई ट्रैक्टर रात में सभी किसानों के खेत जोत दिया करता था। उस गांव में सबके खेतों में फसल फलने फूलने लगते हैं और सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में कुसुम नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। उसे पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी। एक दिन कुसुम अपने पति भरत को बुलाती है और कहती है, सुनिए जी, मुझे पता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी निशा का ख्याल रखना। वो मेरे बगैर कैसे रहेगी? इसीलिए आप मेरी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लेना ताकि मेरी बेटी को एक माँ की कमी महसूस ना हो। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा रहा हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद निशा की माँ की मौत हो गई। कुसुम के कहे अनुसार भरत ने अनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। लेकिन अनीता की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। निशा बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और अनीता ये मेरी बेटी है। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी की देखभाल के लिए की है और मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखो। ठीक है जी, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनीता भरत के सामने तो निशा से अच्छे से बात करती है, लेकिन भरत के बाहर जाने के बाद अनीता निशा से बहुत गलत तरीके से व्यवहार करती थी। उसे मारा पीटा भी करती थी और उससे घर का सारा काम भी करवाती थी। निशा, ओ निशा, कहाँ मर गई रे? जी माँ, बोलिए। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? सारे घर का काम पड़ा है, अब कब करेगी? माँ, आज तबीयत सही नहीं है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है, कहो तो आपका सर दबा दूं?
जाओ जाकर काम करो, मेरे सामने ये बहाने नहीं चलेंगे। निशा दवा खाकर घर के कामों में लग जाती है और काम खत्म करके अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ मैंने घर का सारा काम कर दिया है, लेकिन वो मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, क्या आप मुझे दूसरे कपड़े दे सकती हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या दूसरी फ्रॉक? तेरे बाप ने तो सारी जायदाद मेरे नाम करवा दी है ना, जो मैं तुझ पे लुटाती रहूं। चल जा यहाँ से, कपड़े धो। निशा कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कपड़े धोते धोते उसकी फ्रॉक और गीली हो जाती है और वो ठंड से कांपने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर अनीता आती है और उसको जमीन पर गिरा देख कहती है, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो इसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। अनीता निशा पर पानी गिराती है और उसे होश में लाती है और कहती है, उठ और ये चिट्ठी लिख के, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इस घर में नहीं रहना चाहती और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। लिख दे चल, अब जा यहाँ से। दोबारा आने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? और आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगी तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो माँ। अनीता निशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। निशा रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। क्या बताऊं परी जी, सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं होता। ऐसा मत बोलो निशा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ को सजा भी दे सकती हूँ, लेकिन इंसान को सजा देने से अच्छा उसकी गलती का एहसास करवाओ ताकि वो जिंदगी में किसी के साथ बुरा ना कर सके। मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक देती हूँ, एक तुम्हें पहननी है और 2 का मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। तभी परी अपने जादू से 3 जादुई फ्रॉक प्रकट कर देती है। एक फ्रॉक निशा पहन लेती है और 2 फ्रॉक अपने घर ले जाती है। उसके पिता उसे देखकर बोलते हैं, क्या लेने आई है यहाँ? जो तूने किया है उसके बाद से मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जा यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है पापा जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, मेरा यकीन कीजिए। फिर वो चिट्ठी जो तूने लिखी थी वो सब क्या था? वो चिट्ठी माँ ने मेरे से जबरदस्ती लिखवाई थी। निशा की ये बातें सुनकर अनीता चौंक जाती है और अपने पति से कहती है, अरे ये क्या बोल रही है? देखिए जी, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। पहले तो किसी के साथ भाग गई और उसने छोड़ दिया तो आ गई यहाँ पर आपको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये लो जादुई फ्रॉक है। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप झूठ बोल रही हो तो ये फ्रॉक आपको जलाकर राख कर देगी। निशा की ये बातें सुनकर अनीता और उसकी बेटी नंदिनी रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, निशा से वो चिट्ठी मैंने ही लिखवाई थी। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। ऐसा मत कीजिए जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं लालच में पड़ गई थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी और निशा को भी अपनी बेटी मानूंगी। निशा बेटा, बोलो ना अपने पापा को वो मुझे माफ कर दे। पापा, माँ को माफ कर दीजिए, अब वो ऐसा नहीं करेंगी। मुझे लगता है अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। अच्छा ठीक है निशा बेटा, तुम कहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ। इसके बाद अनीता निशा को भी अपनी बेटी मानने लगती है। निशा और अनीता की बेटी नंदिनी मिलजुल कर साथ खेलने लगते हैं। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।